तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो हम यहाँ वानिकी फॉरेस्ट्री के क्वेश्चंस देख रहे थे। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और इसके मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या वन बंदोबस्त पक्ष यानी बिंग की गतिविधि है। तो जो वन बंदोबस्त होता है इसकी क्या गतिविधि होती है बताना है। तो इसका जो होता है सीमा स्तंभों के निर्माण से संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन। कि कोई भी अगर सीमा स्तंभ बनाने हैं कि ये सीमा से हमारी सीमा है, इसके बीच में हमारी सीमा है, तो ये सीमा स्तंभ वन बंदोबस्त पक्ष बनाता है, इसकी गतिविधि है। तो देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट सेटलमेंट विंग। तो ये होता है मैनेजमेंट और एक्टिविटीज रिलेटेड टू इरेक्शन ऑफ बाउंड्री पिलर। तो बाउंड्री पिलर से रिलेटेड हैं। फिर अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी मंच जो है भूमि नामांतरण और भूमि अभिलेखों के रखरखाव के लिए सहायक है। तो ये होता है हमारा ई धरती। कोई भी अगर भू अभिलेख और रख रखाव है तो उसके लिए सहायक ई धरती पोर्टल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म इज हेल्पफुल फॉर लैंड म्यूटेशन एंड मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स। तो ई धरती नाम का पोर्टल है जो ये यूज़ होता है इसमें। फिर अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम आरक्षित वनों में उत्परिवर्तन से संबंधित है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज एसोसिएट विद म्यूटेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये कौन सा अधिनियम बताता है। तो ये वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो ये भी पूछा जाता है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था। तो ये 1980 में आया था। और वन संरक्षण अधिनियम है यही हमारा म्यूटेशन के बारे में बताता है, रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इनको याद भी रख सकते हैं कि वन अधिकार अधिनियम हमारा 2000 में आया था और राष्ट्रीय वन नीति 1990 में आई थी, 1988 में भी आई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम देख सकते हैं इनको। फिर अगला देखेंगे हम कि वन भूमि और गैर वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने की अंतिम मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है। तो फाइनल जो क्लियरेंस ऑफ कन्वर्ट द फॉरेस्ट लैंड टू फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस इज गिवन बाई। तो ये कौन देता है पूछा है। तो ये हमारा MOEF देता है। MOEF जो हमारी संस्था होती है ये इसको मंजूरी देती है कि ये भूमि अब वन भूमि नहीं रहेगी या गैर वन भूमि होगी। फिर अगला देखेंगे हम कि गैर वन उपयोगों के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सबसे महत्वपूर्ण शर्त निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है प्रतिपूरक वनीकरण। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन स्टुपुलेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिवर्सन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, प्रतिरूप वनीकरण, प्रतिपूरक। फिर अगला देखेंगे कि 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा FSI फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो ये कौन सा सिस्टम लॉन्च किया गया था, ये तीसरा होगा हमारा, थर्ड सिस्टम लॉन्च किया गया था 2019 में। तो ये उस टाइम का करंट था। फिर अगला देखेंगे हम निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र जो है प्रायोजित योजना वन अग्नि निवारण और प्रबंधन का दीर्घकालिक लक्ष्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वन सुरक्षा के लिए वन सीमावर्ती समुदाय के साथ साझेदारी को संस्थागत बनाना। तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसको, तो ये हिंदी में भी है। फिर अगला देखेंगे हम कि सक्रिय आग से तापीय उत्सर्जन का पता लगाने के लिए कौन से उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए कौन से उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो एक और दो यानी MODIS और NOAA। तो ये हमारे उपग्रह होते हैं जिनका प्रयोग तापीय उत्सर्जन के पता लगाने के लिए किया जाता है सक्रिय आग से। तो देख सकते हैं विच सैटेलाइट्स आर यूज टू डिटेक्शन ऑफ थर्मल इमेशन फ्रॉम एक्टिव फायर। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी आग सबसे तीव्र होती है और अक्सर इससे नियंत्रित करना सबसे कठिन होता है। तो ऐसी कौन सी फायर होती है पूछा है। तो ये होती है हमारी छत्र अग्नि, ग्राउंड फायर जो होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फायर इज मोस्ट इंटेंस एंड ऑफन मोस्ट डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो जो छत्र अग्नि होती है ये बहुत कठिन होती है इसको कंट्रोल करना। फिर अगला देखेंगे निम्नलिखित वन उत्पादों को उनके संबंधित पौधों के साथ सुमेलित करें। तो हमें इनके पौधों से मिलाना है इनको। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी, यानी ए का जो होगा वो होगा हमारा 3। इसको फिर से देख लेते हैं। तो जो हमारा फाइलोस्टेचिस है ये होगा हमारा ये मलगांगनी बीज ये होगा। और बी का हो जाएगा 1 यानी जो ट्रिबिलस टेरिल ये है हमारा ये गोखरू होगा। और सी का दूसरा यानी जो एनाकार्डियम है ये काजू की गुठली होता है हमारा। और
एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। तो ये सी नहीं होगा, ये डी होगा। पहले का 3 होगा यानी हमारा, तो पहले का हम 3 से मिला देंगे। यदि फाइलोस्टेचिस जो है ये हमारा मलकांगनी बीज होगा। और बी का हो जाएगा फोन यानी ट्रिबुलस जो ट्रेस्टीन है ये हमारा बांस के कोपले होता है। और सी का हो जाएगा 1 यानी जो एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल होता है ये गोखरू होता है। और सिलास्ट्रस जो हमारा पेनिकुलेटस है ये काजू की गुठली। तो ये कुछ रासायनिक नाम है इनके ना, इनके सॉरी वैज्ञानिक नाम है। तो ये वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड है। फिर अगला देखेंगे हम कि वन धन योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के माध्यम से लघु वन उपज एमएफपी के विपणन के लिए तंत्र और एमएफ के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास का एक घटक है, जिसे किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है पूछा है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ट्राइफेड। ये एजेंसी है जो इसे कार्यान्वित किया जाता है। फिर हमारा लाख एक राल जैसा पदार्थ होता है जो द्वारा स्रावित होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा कीट, इंसेक्ट द्वारा होता है। फिर अगला देखेंगे कि सामुदायिक दावतों और अनुष्ठान के दौरान विशेष रूप से किए जाने वाले कप और प्लेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लघु वन उत्पाद कौन सा है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा माहुल के पत्ते। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है यूज टू मेकिंग कप्स एंड प्लेट्स, यूज जो एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग द कम्युनिटी फीस्ट एंड जो हमारा कोई भी फेस्टिवल आदि उसके लिए होता है। तो उसके लिए कौन सा यूज़ किया जाता है। तो माहुल के पत्ते, माहुल लीव्स ये यूज़ किए जाते हैं। फिर अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र वन प्रमाणन संगठन है जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज ओनली फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। तो ये कौन सा है पूछा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा NCCF। ये हमारा फॉरेस्ट से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट्री का। फिर अगला देखेंगे कि वन प्रमाणन से संबंधित FSC का पूर्ण रूप क्या है। तो FSC का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है हमारा फॉरेस्ट जो स्टूवर्डशिप सर्टिफिकेशन। ये हमारा इसका पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म है इसकी, देख सकते हैं इसे। फिर अगला देखेंगे कि वन प्रमाणन के संबंध के लिए कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो जो इसका कार्यालय है वो हमारा जिनेवा में स्थित है। वन प्रमाणन के समर्थन के लिए कार्यक्रम ये जिनेवा में होता है। प्रोग्राम फॉर द इंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन इज बेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। तो ये जिनेवा से संबंधित है। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा FSC प्रमाण पत्र नहीं है। तो FSC प्रमाण पत्र कौन सा नहीं है बताना है। तो वन प्रबंधन जो है ये FSC प्रमाण पत्र नहीं है। तो इसका जो होगा फॉरेस्ट जो हमारा ऑप्शन नंबर डी स्टीवार्डशिप वन प्रबंधन यानी। फिर हमारा भारत में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को चुने। तो मानव हाथी संघर्ष को किससे कम किया जाता है ये पूछा है। तो ये हमारा का 1 2 3 तीनों सही हैं। अवरोधों की स्थापना, विकर्षक तरह के या निवारक विधियाँ। तो देख सकते हैं चूज द मेथड विच आर यूज टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट हमारे कन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तीनों हमारे सही हैं। फिर अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने का एक तरीका है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जानवरों को डराने के लिए स्ट्रोब रोशनी का प्रयोग करना। तो ये हमारा सही है इसमें ऑप्शन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू रिड्यूस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये यूजिंग स्ट्रोब लाइट का यूज़ करके हम एनिमल को डरा सकते हैं और उन्हें हार्म नहीं कर सकते हैं। तो फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तराखंड से संबंधित है, तो ये इसमें आ भी सकता है। तो ये किससे संबंधित है, बाघ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मानव वन्य जीव संघर्ष मुख्य रूप से मानव और बाघ के बीच रिपोर्ट किए गए हैं। तो यहाँ इसका पहले जो नाम था वो था हमारा हेली नेशनल पार्क था और ये 1936 में बना था। और जिम कॉर्बेट के नाम पे इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो ये और भी जो उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए, तो इसे याद कर सकते हैं। फिर अगला देखेंगे हम कि IUCN के अनुसार वन्य जीवन को लेकर संघर्ष के कितने स्तर होते हैं। तो जो IUCN के अनुसार होते हैं ये 3 स्तर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू IUCN हाउ मैनी लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट्स ओवर वाइल्ड लाइफ आर देयर। तो 3 होगा इसका। फिर अगला देखेंगे हम कि वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों के अनुसार वनपाल निम्नलिखित में से किसके आदेशों के अधीन कार्य करेगा। तो जो वनपाल होगा ये किसके अधीनों के कार्य करता है। तो ये RFO के अधीन कार्य करता है वनपाल। वनपाल को यहाँ से हम फॉरेस्ट गार्ड की तरह समझ सकते हैं। तो ये हमारे
यानी फॉरेस्टर या हमारे रेंजर उसके अंडर काम करेगा। और जो रेंजर होगा ये हमारे एसीएफ के अंदर काम करेगा। और ये डीसीएफ यानी डीएफओ को भी बोलते हैं, ये जो होते हैं एसीएफ इसके नीचे काम करेगा। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट हमारे को हैं। तो ये यूके ट्रिपल एस इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी बनाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्टर विल वर्क अंडर। तो वनपाल को यहाँ फॉरेस्टर कहाँ है, फॉरेस्टर तो ये हमारे आरएफओ के अंदर अंतर करेगा या एफआरओ इसके अंडर कार्य करेगा। और अगर पूछेगा कि एफआरओ किसके अंदर कार्य करेगा तो वो एसीएफ होगा, एसीएफ जो होगा हमारा डीएफओ के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य है। तो इसका कर्तव्य क्या है ये पूछा है हमने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा 1 और 3। तो इसका देख सकते हैं कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के वन अतिक्रमण को रोकने के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। वह अपने कार्यभार के अधीन पशुओं के चिकित्सा उपचार के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। और उसे सौंपी गई वन संपत्ति और प्रकृति को पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो इसके तीनों सही होने चाहिए थे इसके, लेकिन जो इसने माना है तो वो डी माना था। वैसे अगर होगा तो इसके 1 2 3 तीनों होंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए, तो ये पूछ सकते हैं। फिर अगला देखेंगे हम कि वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शक्ति और कर्तव्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य नहीं है। तो इसमें कर्तव्य नहीं है पूछा है, कौन सा नहीं है, तो वो अपना सी, वह अपने अधिकार क्षेत्र में वायरलेस नेटवर्क के समुचित कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो आयोग ने इसका ये माना है ऑप्शन नंबर सी। उसे यह देखना चाहिए कि उसके द्वारा पता लगाए गए वन अपराधों के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत रेंज वन अधिकारी को भेजी जाती है। तो ये तो सही है, सब इसके कर्तव्य हैं, लेकिन जो सी है ये इसका नहीं होगा, बाकी तीनों उसके कर्तव्य हैं। तो इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग द पावर ऑफ ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ फॉरेस्टर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके पढ़ सकते हैं आप पूरा। फिर अगला देखेंगे जंगल में वन रक्षक का कर्तव्य है कि वह जंगल की रक्षा बीट स्तर पर करेगा। बीट लेवल पे हमारा ये फॉरेस्ट गार्ड होगा, और जो सेक्शन लेवल पे होगा या अनुभाग में ये होगा हमारे फॉरेस्टर का, और रेंजर पे रेंजर पता ही है। और जो सर्कल पे होगा ये कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सीएफ होता है जो। तो ये देख सकते हैं इन द फॉरेस्ट द ड्यूटी ऑफ फॉरेस्ट गार्ड इज प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एट। तो ये पढ़ सकते हैं बीट लेवल पे होगा। फिर अगला देखेंगे हम वृक्षारोपण वन रोपण के माध्यम से वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई है। तो कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं वो है हमारा 1 और 3, ये राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना। तो ये योजना चलाई गई हैं, तो इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। फिर अगला देखेंगे नमी के तनाव का सामना करने के लिए बीज को दिया जाने वाला एक विशेष उपचार कहलाता है। तो ये कौन सा उपचार कहलाता है हमें बताना है। तो ये बीज प्राइमिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो आई स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट गिवन टू द सीड। तो ये पढ़ सकते हैं आप मॉइस्चराइज स्ट्रेस के लिए। तो इस कॉल सीड कोटिंग, तो सीड कोटिंग कहते हैं इसे। फिर अगला देखेंगे बीज दृढ़ीकरण की विधि में क्या शामिल है। तो वृद्धि नियामकों और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जैव सक्रिय रासायनिक विलयनों में बीजों को भिगोना। तो ये सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा पेड़ों या इसकी लकड़ियों के सुधार के लिए खड़े पेड़ों को जीवित या मृत शाखाओं का एकाधिक अग्रकों को हटाने को क्या कहे जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे छटाई या प्रूनिंग कहा जाता है। तो प्रूनिंग इसे कहा जाता है। रिमूवल और लीव और डेड ब्रांच और मल्टीपल लीडर फ्रॉम स्टैंडिंग ट्रीज फॉर इम्प्रूवमेंट द ट्रीज और इट्स टिम्बर इज कॉल्ड। तो इसे क्या जाता है, छटाई या प्रूनिंग कहा जाता है। फिर हमारा वनों को ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। वे निम्नलिखित में से कौन से विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं। तो ये कौन से लाभ प्रदान करते हैं। तो 1 3 और 4, 3 4 ये हमारे कार्य करते हैं। वनों के जो उपयोग है ये हैं पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया हमारा, रिड्यूस सॉइल करोजन और फ्लूट, ये बाढ़ समन यानी बाढ़ को रोकना। फिर अगला देखेंगे हम पृथ्वी के भूभाग का लगभग वन आवरण है। तो ये लगभग कितना है पूछा है। तो ये लगभग 1/3 है, 1/3। और वन नीति से मैं यही बोला है कि इतना होना चाहिए भारत में। फिर है वन जल संभर और आर्द्र भूमि घरेलू कृषि औद्योगिक और पारिस्थितिक जरूरतों के लिए दुनिया में सुलभ ताजे पानी के। तो यह 75% जल की आपूर्ति करते हैं और हमारी हवा के लिए प्राकृतिक फिल्टर का कार्य करते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 75%।
फिर हमारा ये पुरस्कार के संबंध में गलत कथन चुनिए। तो ये T2 पुरस्कार है, T2 पुरस्कार, इसके बारे में जो गलत कथन है वो बताना है। तो ये बी सही है इसका। पुरस्कार की शुरुआत 2020 में 13 टाइगर रेंज देशों द्वारा शुरू की गई थी, ये गलत है इसका। बाकी तीनों सही हैं इसके। तो ये पुरस्कार पढ़ सकते हैं। टाइगर रिजर्व पहले तमिलनाडु, 2022 का पुरस्कार तमिलनाडु ने जीता था। फिर हमारा सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी उत्तराखंड से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये उत्तराखंड से है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन बहुत फेमस आंदोलन है, चिपको मूवमेंट जिसे बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला देखेंगे, हिप्पो का पूर्ण रूप क्या है जो जैव विविधता के लिए खतरों के मुख्य कारणों का वर्णन करता है। तो इसका जो मुख्य रूप है वो क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, आवास, विनाश, आक्रमण, प्रजातियां, प्रदूषण, जनसंख्या और अति कटाई। तो बी याद कर सकते हैं, ये इसको याद कर सकते हैं हिप्पो से। फिर अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रेड डाटा बुक जारी करता है। तो ये भी इन्वायरमेंट से इम्पोर्टेंट है। IUCN, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। IUCN इसे जारी करता है, रेड डाटा बुक। फिर अगला देखेंगे, बाघ संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये 1973, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आता है ये क्वेश्चन भी। टाइगर जो है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर 1973। फिर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा माइक हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी करता है। तो ये कौन सा करता है पूछा, ये तो डी करता है, काजीरंगा। तो माइक यानी मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, तो ये काजीरंगा है। फिर अगला देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कौन सा कानून और नीति वन संरक्षण के लिए नहीं बनाया गया है। तो भारत की वन बहाली नीति जो 1950 में थी, ये इसके लिए नहीं बनाई गई है। बाकी ये तीनों हमारे वन संरक्षण से संबंधित है। वो राष्ट्रीय वन नीति 1988, वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे डेट, ये याद होनी चाहिए। फिर अगला देखेंगे 90, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन उपज के पारगमन और इमारती लकड़ी और वन उपज पर लगने वाले शुल्क से संबंधित कानूनों को समेकित करने का उद्देश्य बनाया गया था। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वन अधिनियम 1927। तो ये 1927 वाला है, इसमें शुल्क आदि का वर्णन है, तो इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। फिर अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किसने और जो क्या है भी वो अमंग द फॉलोइंग रिकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड इशू प्राइस, ये जो इसके लिए करा था, रागी, जौ और रागी के लिए, तो ये किसने करा था पूछा है। तो ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। फिर अगला देखेंगे हम कि 92 है जो कि विश्व बैंक के अनुसार कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन 2021 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कितना मूल्य जोड़ा है। तो इसका जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, हमारा 16.8%। फिर अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा FSI रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो FSI रिपोर्ट जो होती है पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। तो FSI रिपोर्ट जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इसके द्वारा जारी की जाती है। फिर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत अर्थव्यवस्था के वन का योगदान नहीं है। तो जो ये होगा हमारा दवाई और पॉलीथीन, ये वन का योगदान नहीं है। बाकी तीनों हमारे वन के योगदान है। नॉट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट टुवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी, तो ये मेडिसिन एंड पॉलीथीन, इसका योगदान नहीं है। फिर भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है। तो पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। फिर है पारिस्थितिक तंत्र और संबंधित प्रकार की गलत जोड़ी को पहचान करें। तो गलत जोड़ी जो बताना है ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, चापरल, बोरियल, शंकुधारी वन, पारिस्थितिक, ये हमारा गलत है। बाकी तीनों हमारे सही हैं। फिर 97 है हमारा, किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र के भीतर विविधता यानी डाइवर्सिटी को आमतौर पर प्रजातियों की संख्या द्वारा विभक्त की जाती है। तो ये अल्फा विविधता कहलाती है, अल्फा डाइवर्सिटी कहलाती है हमारी। द डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया है और इकोसिस्टम विच इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड, तो अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं इसे। ये भी हमारे इन्वायरमेंट से संबंधित है। फिर 16 वन एक पारिस्थितिक तंत्र है जो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो इसका सही होगा। फिर हमारा, भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग अभी भी कृषि पर निर्भर करता है। तो लगभग 50% या 45 भी दिया है कहीं पे, तो ये आधा होगा लगभग। तो ये आधी जनसंख्या जो है ये कृषि पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो ये भी एग्रीकल्चर में पूछा जा सकता है। फिर अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल है। तो जो चना होती है ये हमारी रबी की फसल होती है, ग्राम्स, रबी क्रॉप। तो ये एग्रीकल्चर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रबी, खरीफ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।
अगर आप मॉक लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं।